नमस्कार। इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ और उस पर लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता। शुरुआत करेंगे आज की जीएसटी की अहम बैठक हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नॉर्थ ब्लॉक में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के वित्त मंत्रियों द्वारा जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण अपने अपने राज्यों में राजस्व नुकसान का आकलन प्रस्तुत किया गया। लॉकडाउन के बाद पहली बार मिल रहे जीएसटी परिषद की इस बैठक में देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से राजस्व में आई कमी और राज्यों के मुआवजे पर चर्चा की गई। परिषद में जीएसटी के क्रियान्वयन से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए कोष जुटाने के तरीकों पर भी विचार किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रिटर्न भरने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत दी और लेट फीस और ब्याज में छूट का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को नुकसान की भरपाई पर अगली बैठक में चर्चा होगी। For all those who have no tax liability but who have not filed their returns between July of 2017 and till January 2020, there won't be a late fee at all. The next one, the maximum late fee has been capped to 500 per return if there is tax liability. This reduced rate of late fee would apply for all the GSTR 3Bs. Those GSTR 3B returns which are getting furnished between 1st July 2020 to 30th September 2020. In July, which is on the request of all the ministers, there shall be a meeting to discuss exclusively one agenda point, and that is compensation cess. Compensation which has to be given to the states, and if at all it results in some kind of borrowing, how and who is going to pay for it. These are issues which in July all members have requested for a special one agenda council meeting, which we've agreed. Dates will be fixed subsequently. और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्रा। अजय, सबसे पहले तो अजय, इस बैठक का इंतजार भी था और छोटे कारोबार करदाताओं के लिए राहत का ऐलान भी किया गया है। 40वीं बैठक से पहले 39वीं बैठक जब हुई थी उस समय तक लॉकडाउन नहीं लगा था। इस दौरान हमने 3 लॉकडाउन देखे और अनलॉकडाउन का फेज की शुरुआत हो चुकी है। बीच में कई बड़े ऐलान भी हुए हैं। आज की इस बैठक में जो ऐलान किए गए हैं उनको किस तरह से देखते हैं, कितनी राहत लेके आए हैं? ये बहुत बड़ी राहत है ऋतु जी। आप समझिए कि जो लोग जीएसटी 2017 से जब से लागू हुआ है, बहुत सारी परेशानियों की वजह से, चाहे वो हर महीने रिटर्न दाखिल करना हो, फिर उसके बाद 3 महीने में रिटर्न दाखिल करना हो, बहुत सारे कंफ्यूजन की वजह से रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे थे और इससे बहुत बड़ी पेनल्टी और लेट फीस की जो संभावना थी उससे बहुत सारे लोग डरे हुए थे। आज एक झटके में जुलाई 2017 जब से जीएसटी देश में लागू हुआ है तब से लेकर के जनवरी 2020 तक अगर किसी ने भी रिटर्न फाइल नहीं किया है इस वजह से कि उनका कोई टैक्स नहीं बनता है, उनके लिए पूरी की पूरी लेट फीस, पूरी की पूरी पेनल्टी, पूरा का पूरा जो ब्याज है वो खत्म कर दिया गया। बहुत बड़ी राहत है। और ऐसे ज्यादातर जो एमएसएमई सेक्टर में जो लोग हैं जो काम तो नहीं कर पा रहे थे, केवल जीएसटी जिन्होंने ले रखा था और अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे, उनको लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। अभी मेरी कुछ कारोबारियों से भी बात हो रही थी, बहुत खुश हैं इस चीज को। दूसरी बात, जो 5 करोड़ रुपए से नीचे जो टर्नओवर है उसका परसेंटेज देश में बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों के लिए 30 सितंबर तक का जो वक्त दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर आप तय वक्त तक अपना रिटर्न फाइल करते हैं, लॉकडाउन के बाद भी आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, कोई भी आपका पेनल्टी नहीं लगेगी। और अगर इंटरेस्ट लगेगा जो कि जुलाई के बाद, तो वो केवल 9% लगेगा जो पहले 18% लगना था। तो ये बहुत बड़ी राहत है। दूसरी बात, ये केवल जो बैठक थी ऋतु जी वो केवल 1.5 घंटे के लिए शेड्यूल की गई थी और मुझे लगता है कि जो राज्य हैं वो कंपनसेशन को लेकर के अपने अपने जो सिफारिशें हैं वो वित्त मंत्री को
समझाते रहे, अपना पक्ष रखते रहे, इसलिए ये बैठक जो है 3.5-4 घंटे चली। और ये फैसला हुआ कि अगली बैठक जुलाई में एक बार फिर से बुलाई जाएगी, जिसमें राज्यों के जो राजस्व का मुद्दा है उसको उठाया जाएगा, तो राज्यों के लिए भी एक बड़ी राहत। जी अजय, वित्त मंत्री ने बहुत साफ कर दिया कि अगले बैठक का एजेंडा ही ये होगा कि राज्यों को मुआवजे पर ही वो बैठक रहेगी। लेकिन एक बात और, आज के इस बैठक में इन तमाम ऐलानों के साथ साथ भी जो उल्टे शुल्क ढांचा यानी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर जीएसटी संग्रह पर पड़ रहे असर को लेकर भी चर्चा हुई है। इसमें क्या खास रहा है? देखिए, पहले राज्यों की बात करते हैं। दरअसल जब से लॉकडाउन हुआ है, बिजनेस एक्टिविटीज हो नहीं रही हैं और जीएसटी कलेक्शन आ नहीं रहा है। मोटा मोटा आप देखें तो 12 से 13 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास जीएसटी के तौर पर आते थे, वो लक्ष्य रखा गया है, जो कि इस साल काफी मुश्किल हो रहा है और सरकार को जो राजस्व की कमी है वो महसूस हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब राज्यों को कॉम्पनसेशन देना आपको कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग है आपके ऊपर, क्योंकि आपको ये आपको कर्तव्य आपका बनता है केंद्र के तौर पर कि आपको नुकसान की भरपाई करनी है। तो अब उसको कैसे किया जाए? क्या राज्य सरकारों को भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार रिजर्व बैंक से उधार ले सकती है, किसी दूसरे तरीके से उधार ले सकती है, उसके बाद भरपाई की जाएगी, या फिर इसका कोई कॉम्प्रोमाइज फार्मूला निकाल जाएगा? इसको लेकर के राज्यों के बीच और केंद्र के बीच आज एक बड़ी सहमति बनी है और जुलाई में इस पर एक दिन पूरी चर्चा होगी। करीब 14,000 करोड़ रुपए का सेस, जो कंपनसेशन सेस है, वो हर महीने का बनता है और केंद्र सरकार को केवल 7 से 8,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो गैप 7-8 हजार करोड़ रुपए का है, वही एक मुश्किल है। इसके बाद जो आपने इन्वर्टेड स्ट्रक्चर की बात की, इसमें यह है कि जो इनपुट होता है उसके ऊपर तो आपने ज्यादा टैक्स दिया, लेकिन जो आउटपुट, जो फाइनल आउटपुट है, उस पे जो जीएसटी की रेट है वो कम है। तो ये एक एनॉमली है, इसको लोगों ने समझा है, लेकिन जो प्रिंसिपल है उस पर सभी लोग एग्री किए गए हैं, इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी अगर कुछ अड़चने आती हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे, तो जो नियमित बैठक है वो हो सकता है अगस्त में हो, सितंबर में हो, उस पर फैसला लिए जाने की। अजय, हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से ऐलान किए जा रहे हैं आर्थिक पैकेज, कर सुधार, उसके अलावा एमएसएमई की परिभाषा बदलना, एमएसएमई सेक्टर को लेकर विशेष रूप से कई तरह के ऐलान किए गए। आज जीएसटी परिषद की बैठक में कई ऐसे कदम उठाए गए और आने वाली अगली बैठक में भी बड़े कदम होंगे, वो दिखाई देता है। आज की बैठक से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इन तमाम चीजों का अर्थव्यवस्था पर अगर बड़ी सूरत में बात करें तो असर कब तक दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि ये लगातार ऐलान और सुधारों का ही दौर चल रहा है। सितंबर तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये सरकार भी मान रही है चीज कि सितंबर तक कोई ना कोई इस महामारी से निकलने का सोल्यूशन दुनिया के पास होगा, और भारतीय उद्योग जगत भी अपने आप को संभाल के रखे हुए है कि सितंबर तक हमें थोड़ा सा जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसमें सुस्ती दिखाई देगी। लेकिन हमारा बिजी सीजन ही आता है अक्टूबर के बाद में। आप ये समझिए कि देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ती है अक्टूबर के बाद में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने जो हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि एक बार जब लोगों के मन में डर खत्म हो जाएगा इस कोविड-19 महामारी को लेकर के, उसके बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। जो एग्रीकल्चर है वो एक बहुत बड़े समाज को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मनरेगा जैसे जो योजनाएं हैं वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जो लेबर फोर्स। अब बचती है कि अगली छलांग जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था कब लगाएगी। हो सकता है अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो जाए, और अगर रेटिंग एजेंसीज ये कह रही हैं कि अगले साल 9.5%, 8.5% की विकास दर होगी, तो उन लोगों को भी बड़ी एनालिसिस की होगी इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। तो मुझे लगता है कि एक ब्राइट स्पॉट जरूर है और भारत की क्षमताओं को फिलहाल कोई नकार नहीं सकता है। अजय, बहुत संक्षेप में आज की बैठक में ये भी संकेत मिल गए कि फुटवेयर, उर्वरक, कपड़ा क्षेत्र में उलट शुल्क ढांचा सुधारने पर भी आने वाली बैठक में कुछ बड़े एक तरह से ऐलान या उसके सुधार सामने आएंगे। ये केवल लेबर इंसेंटिव जो सेक्टर्स हैं, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में रोजगार है, वहां पर कैसी नौकरियां बचाई जाएं, और टैक्स के मोर्चे पर अगर उद्योग धंधों को दिक्कत हो रही है तो कैसे उनको एड्रेस किया जाए। एक बहुत बड़ा मास है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो लेदर है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल है, आप देखिए सभी लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्रीज है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग काम करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर टैक्स की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है रोजगार और ग्रोथ में, तो सरकार ने कहा है कि आप एक कदम चलिए, हम 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, ग्रोथ को वापस लाना, दोनों की जिम्मेदारी है, और राज्य सरकारों की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरह से वो अपने यहाँ पे लॉज को बदलते हैं। तो केंद्र और राज्य जो फेडरल स्ट्रक्चर है,
उसको लेकर के साथ चलना होगा, तभी अर्थव्यवस्था में ये जो सुधार किए जा रहे हैं उसका असली फायदा आम आदमी तक पहुंच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, जीएसटी की आज की बैठक पर इस विस्तार से विश्लेषण के साथ तमाम तथ्यों को सामने रखने के लिए शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमित मृतक के शवों के साथ दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में असम्मानजनक व्यवहार के लिए दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कोविड-19 मृतकों के शवों को सम्मानजनक तरीके से न रखने के मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। कोविड-19 मरीजों के इलाज और मृतकों के शवों को सम्मानजनक तौर पर रखने के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अगले बुधवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कोविड-19 से मरीजों के इलाज और अन्य इंतजामों का जायजा लेकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अदालत ने दिल्ली के हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। अस्पताल कोविड मृतकों के शवों को सम्मानजनक स्थिति में नहीं रख रहे हैं। कई मामलों में मृतक के परिवार को सूचना तक नहीं दी गई और कुछ मामलों में परिजन मृतक का ठीक तरीके से अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने एसिम्टोमेटिक संक्रमित लोगों को होम क्वारंटाइन कराने के बजाय संस्थागत क्वारंटाइन कराए जाने को लेकर नोएडा जिलाधिकारी के आदेश की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के विपरीत दिशा निर्देश नहीं हो सकते। ऐसी स्थितियां परेशानी पैदा कर सकती हैं। अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार से स्पष्टीकरण तलब किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा जिलाधिकारी से अपने आदेश की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी। विकास, एक तरह से स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी ही सिर्फ नहीं की है, लेकिन कई ऐसे मामलों को भी छुआ है जिनकी लगातार इस कोविड के एक तरह से संकट के दौरान आम लोगों की ये चिंताएं रही हैं। आम लोगों की चिंताएं थी जिसकी सुनवाई भी शायद उनको लगता था कि कहीं नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल, देखिए ऋतु, यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि दिल्ली सरकार, खासतौर से एक दिल्ली सरकार ने ऐप लॉन्च किया है और उसके आधार पर कोर्ट ने कहा कि एलएनजेपी अस्पताल से जो वीडियो आया है वो काफी भयावह है, क्योंकि एलएनजेपी अस्पताल में जहां तक आंकड़ों की बात की जाए तो 2000 बेड की बात कही जाती है और उसमें से अभी केवल 870 बेड ऑक्युपाइड थे। उसके बावजूद मरीजों को उस तरह का ट्रीटमेंट, उस तरह की अटेंशन नहीं मिल रही थी। इस पर कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई और ये भी कहा कि ये भयावह स्थिति है जहां पर आप मृतकों जो शव हैं उनको रोगियों के साथ रख रहे हैं, कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ रख रहे हैं। इससे ज्यादा बुरी बात जो पूरा प्रशासन है उसकी तरफ से कोई एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। और इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है कि मई के मुकाबले जून में दिल्ली में टेस्टिंग्स कम हो रही हैं। कोर्ट ने कहा कि आप अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो ये समस्या का समाधान नहीं है। टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है या टेस्ट के जो नंबर हैं वो बढ़ने चाहिए। सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट लैब्स में जो टेस्ट हैं उनको बढ़ाया जाए। कोर्ट ने ये साफ कहा है दिल्ली सरकार से खास तौर पर। इसके अलावा बाकी राज्यों में जहां जहां से इस तरह की शिकायतें आई हैं उनको नोटिस जारी किया गया है और उनके चीफ सेक्रेटरी से कहा गया है कि आप केवल ये मत देखिए कि कोविड-19 का ट्रीटमेंट किस तरह से हो रहा है, सिर्फ वही नहीं है प्रायोरिटी। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि जो डेड बॉडीज हैं उनको आप किन हालातों में रख रहे हैं और जो पूरी व्यवस्था है, जो मैनेजमेंट है कोविड-19 का, उसको लेकर के एक ओवरऑल रिपोर्ट बनाएं, चीफ सेक्रेटरीज और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। यहाँ पर जिन राज्यों के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए उनमें दिल्ली सबसे पहले था। उसके अलावा महाराष्ट्र के आंकड़ों से कोर्ट खुश नहीं था। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात, इन सभी राज्यों को नोटिस जारी किया गया है और इनसे कहा गया है कि अपने इंतजामात में सुधार करें। कोर्ट अब इसमें दोबारा सुनवाई करेगा 15 जून को और फिर ये साफ होगा कि आगे कोर्ट इसमें किस तरह से कोई मॉनिटरिंग करेगा या राज्य अपने जो कमियां हैं उनको दूर करेंगी और ये शिकायतें आगे कोर्ट में नहीं आएंगी। ये जो पूरा मामला था ये एक टीवी पे वीडियो आया था जिसको देख करके कल सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामले का स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले को आज सुनवाई के लिए लगाया गया। तो अब इन राज्यों को एक व्यापक रिपोर्ट देनी है कि किस तरह से वो न केवल
ट्रीटमेंट का की जो बात है उस पर किस तरह से फोकस कर रहे हैं, बल्कि और जो इससे जुड़े पहलू हैं। खास तौर से कोर्ट ने इस बात पर बहुत नाराजगी जताई कि जो मृतक हैं उनके उनके शवों को वो सम्मान नहीं दिया गया चाहिए। एक दो वाकये यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे पर परिवार को ये जानकारी नहीं दी गई कि रोगी की मौत जिसकी वजह से एक पूरा क्योस है, और कई लोग जो अंतिम संस्कार हुआ था उनके परिजनों का उसमें भी है। तो इस तरह की अव्यवस्था को दूर करें राज्य सरकारें। इस मामले में आगे भी सुनवाई जारी रखेगा, लेकिन आज को कोर्ट ने काफी खिंचाई की और ये कहा कि एलएनजेपी की भयावह है। इससे बड़ी टिप्पणी हाल के दिन नहीं सुनी कोविड को लेकर के, जब किसी अस्पताल को ये कहा गया भयावह है। तो बहुत ही आत्मचिंतन की जरूरत है अस्पताल प्रशासन को भी, जिससे कि अलग से कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है कि सरकार अपना जवाब दाखिल करे, लेकिन एलएनजेपी के निदेशक जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं वो अपना अलग से जवाब दें कि ये वीडियो जो आया है वो उनकी बदइंतजामी को जो खुलासा कर रहा है इसको लेकर के उनको क्या कहना है। जी विकास, होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं हो रहा, ये भी अपनी सख्त टिप्पणियों में से एक टिप्पणी है। इसके पीछे आधार क्या था, क्या कहना कोर्ट चाह रही है? देखिए, कोर्ट यही कहना चाह रही थी कि जो लोग इसमें इलाज के दौरान जिनकी मौत हो गई है उनको बॉडी का किस तरह से हैंडओवर किया जाएगा, इसको लेकर के भी पूरा एक प्रोसीजर है जिसको कि फॉलो किया जाना चाहिए। अगर आप जहां पर सिम्टोमेटिक और कुछ मामलों में एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी हैं, अगर आप वहां पर किसी कोविड-19 पेशेंट की बॉडी रखते हैं तो ये जो एमएचए की गाइडलाइन है जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए बनाई गई थी उसका सीधा सीधा वायलेशन है। तो एमएचए की गाइडलाइन का वायलेशन इस संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि आप किस तरह से एक व्यक्ति जिसको कि कोविड-19 से मौत हो चुकी है उसको आप बाकी पेशेंट्स के साथ वो आप शव रखते हैं जहां पर हो सकता है कि इससे और ज्यादा संक्रमण फैलने की स्थिति पैदा हो जाए। तो इस के तहत कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि एमएचए की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। अब दिल्ली सरकार को साफ करना है कि ये जो वाकये थे इनको आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, उसको रोकने के लिए वो क्या कदम उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आज तमाम जो अहम टिप्पणियां रही हैं उस पर संवाददाता विकास सारथी विस्तार से बात कर रहे थे। कोविड के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 1,41,842 हो गए हैं। वहीं 1,47,194 लोग कोविड-19 को हराकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण 8,498 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों से ज्यादा स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और कोविड के ताजा आंकड़ों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, ताजा आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, हालांकि संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन साथ ही साथ ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी एक तरह से उसके अनुपात में ज्यादा है, तो ये एक राहत देती है। लेकिन अनलॉकडाउन के इस पहले दौर में, पहले फेज में जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो तमाम राज्यों से भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन में सख्ती की जाए या लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। क्या इस तरफ भी कुछ सोचा जा रहा है? इन आंकड़ों को देखते हुए इस पर क्या सोचने की जरूरत लगती है? देखिए, 3-4 पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। एक तो रिकवरी रेट अगर देखा जाए बीते 24 घंटे में तो वो 49.47% है, यानी करीब करीब 50% रिकवरी रेट है। यानी कि जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उनमें 50% लोग ठीक होके जा रहे हैं। और ये आंकड़ा 1,47,000 है कि लोग ठीक होकर चले गए। और बीते 24 घंटे में 6,166 लोग इलाज के बाद ठीक होकर के चले गए हैं। लेकिन उसमें भी अगर बीते 24 घंटे में देखा जाए तो 10,000 लोगों को संक्रमण भी हुआ है। तो अगर हम देखें तो औसतन अगर पिछले एक हफ्ते का तो 6,000 के आसपास लोग ठीक होकर जा रहे हैं और 9,000 के आसपास लोग संक्रमण लोगों को हो रहा है। और जो डबलिंग रेट है जो लॉकडाउन से पहले था वो 3.4 दिन था और आज 17.4 दिन डबलिंग रेट है। तो ये आंकड़े सिर्फ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि लोग ठीक हो रहे हैं, रिकवरी रेट पर डे बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि लॉकडाउन खुला है, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, दफ्तर में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे संक्रमण थोड़ा सा बढ़ रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3-4 चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है, जिसमें मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो हैंड हाइजीन का प्रैक्टिस है उसको बार बार
प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और आज कैबिनेट सेक्रेटरी ने तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और हेल्थ सेक्रेटरी भी उसमें थे और अर्बन जो शहरी विकास मंत्रालय के सचिव थे उनके साथ भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और 3-4 चीजों पर उन्होंने फोकस किया। पहला ये कि सभी राज्यों से बोला गया कि जो कंटेनमेंट जोन है उसमें बहुत सख्ती का पालन करें ताकि लोग जो है एक दूसरे से दूसरे लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट न कर सके और घर घर जाकर के उनकी सर्वे हो, जो स्पेशल टीम बना करके घर घर तलाशी ली जाए कि किन किन लोगों को लक्षण आए हैं, किन किन लोगों को नहीं आए हैं और टेस्टिंग, ट्रेसिंग और स्वास्थ्य सुविधाओं पर बढ़ाने पर जोर दिया गया। खासतौर पर दिल्ली के जो स्वास्थ्य सचिव है उनको बोला गया कि आप अपने हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाएं और इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर बढ़ाने पर जोर दिया गया है और ये कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से बोला गया है कि पल्स ऑक्सीमीटर जिससे ऑक्सीजन मापा जाता है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए ताकि रोगी जो है उनको मिले। इसके अलावा डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल की संख्या बढ़ाने की बात की गई है और अगर किसी तरह के एक्सपर्ट की जरूरत हो तो आप एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, जो एक सिस्टम बना हुआ है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब लगातार नितेंद्र आप भी बता रहे हैं कि किस तरह से कोविड से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तेजी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है ये चिंता को बढ़ा रही है। तो इसके पीछे के कारणों और इससे किस तरह से निपटा जाए उस पर क्या किया जा रहा है? अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरह से उसे लेकर आगे बढ़ रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में निश्चित तौर पे शुरुआत से देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और इसको लेकर के 2 बार केंद्रीय टीम वहां गई है और 2 दिन पहले भी ये केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया कि 6 जो बड़े शहर हैं जिसमें मुंबई, दिल्ली और ये पुणे, अहमदाबाद में स्पेशल टीम जाएगी। इसके अलावा जो 2 एक्सपर्ट जाएंगे जो हेल्थ के हैं और उसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भी वहां जा रहे हैं और ये वहां पर ये इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो जितनी भी एरियाज है, कंटेनमेंट जोन है, वहां पर वो फील्ड में विजिट करेंगे और वहां पे क्या कुछ कमियां रह गई हैं उसको राज्य सरकार को दिशा निर्देश देंगे और वहां से सीधी जो जानकारी है केंद्र को भी देंगे और राज्य सरकार को भी देंगे कि जो भी उनकी सुझाव है। क्योंकि बार बार ये देखा गया है कि जो मुंबई खासतौर पे और जो बड़े शहर है पुणे और बाकी दूसरे शहर है वहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो ज्यादा है, जैसे धारावी हुआ या बाकी जगह पे हुआ, तो वहां पर ये देखा गया कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो झुग्गी झोपड़ियां है, वहां पर के खास तरीका अपनाने की जरूरत है। जो एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर कोई इस एरिया में संक्रमित होता है तो उसको हटा करके जो खासतौर पे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या फिर दूसरे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको वहां से हटाया जाए ताकि संक्रमण कम से कम फैले। तो इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है और ये केंद्रीय टीम भी वहां गई है और वो राज्य सरकार को सहयोग कर रही है। और ये देखा गया है कि जो बड़े शहर है, खासतौर पे जो मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, पुणे हुआ, अहमदाबाद हुआ, इंदौर हुआ, इन शहरों में खास जोर दिया जा रहा है और तकरीबन 50 ऐसे जो म्युनिसिपल एरिया है वहां पर सरकार का काफी जोर है कि वहां पर केसेस ज्यादा से ज्यादा न बढ़ सके। नितिन, पिछले 24-48 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये शायद कहने पे मजबूर कर रहे हैं या लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि अमेरिका की राह पर बढ़ रहा है भारत इस समय। लेकिन क्या ये कहते समय हम ये भूल तो नहीं रहे कि प्रति लाख पर क्या संख्या है? भारत और अमेरिका दोनों देशों की जनसंख्या पर हम नहीं गौर कर रहे? क्या ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर हम नहीं गौर कर रहे हैं और हम इस तरफ सोचने लग गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो जिस तरीके से भारत की पॉपुलेशन है और जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है वो बाकी दूसरे देशों से भिन्न है और अलग है। और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो भारत में बहुत ही कम मामले हैं, बहुत ही कम पॉजिटिव केस भी है और जो मृत्यु दर है बहुत ही कम है, 2.98 के करीब करीब मृत्यु दर है। तो निश्चित तौर पे ये एक दर्शाता है कि जो जिस तरीके से भारत सरकार ने लॉकडाउन के कदम उठाए थे या फिर लोगों में जागरूकता आई कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड हाइजीन का पालन करें, मास्क का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा भीड़ में इकट्ठा ना हो। और ये तमाम जो लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से जितने भी कदम उठाए गए थे और उसका पालन लोगों ने किया, उसका नतीजा है कि भारत में उतने केस नहीं है जितना कि दुनिया के बाकी देशों में देखे जा रहे, चाहे यूरोप हो या फिर अमेरिका हो। और निश्चित तौर पर यह भी बात है कि जो बाकी कई ऐसे कंट्री जिनका भौगोलिक क्षेत्र ज्यादा है, जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन भारत में घनत्व भी है ज्यादा है, जनसंख्या भी ज्यादा है और ऐसे में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम भारत में संक्रमण का दर है। लोग अगर 4-5 बातों का ख्याल बार बार हम लोग अपने चैनल के माध्यम से भी बता रहे हैं और सरकार भी बार बार लोगों से अपील करे कि अगर आप जो घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें, हैंड हाइजीन का प्रयोग करें और
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खासतौर पे 2 गज दूरी बनाकर रखेंगे तो निश्चित तौर पे संक्रमण से बचेंगे। और अगर संक्रमित हो रहे हैं तो पहले आप बताएं, डॉक्टर्स के पास जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, अगर आपका इलाज बेहतर तरीके से होता है तो आप ठीक। जी हाँ नितिन, डॉक्टर्स भी लगातार कह रहे हैं कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जागरूक होने की आपको जरूरत है कि आपको कौन कौन से एहतियात बरतने हैं, क्योंकि इस अनलॉकडाउन फेज 1 में भी जिस तरह से मामले सामने आए हैं वो हमें जरूर सतर्क कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ एक ढिलाई जरूर हो रही है, तो हमें और सख्ती से इन तमाम नियमों के पालन की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र पूरी जानकारी के लिए। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के अगले 2 दौरे अगले आदेश तक के लिए टाल दिए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भारतीय टीम श्रीलंका और जिम्बाब्वे का दौरा कोरोना वायरस महामारी के कारण नहीं करेगी। इससे पहले श्रीलंकाई दौरे के कैंसिल होने की पुष्टि खुद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने की थी। भारतीय टीम को 24 जून से श्रीलंका में 3 वनडे और 3 T20 खेलना था, जबकि जिम्बाब्वे में 22 अगस्त से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलना था। बोर्ड ने साथ ही कहा कि भारत सरकार द्वारा लगातार जारी दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जा रहा है। इस ध्यान में रखते हुए बोर्ड आगे कोई फैसला लेगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।